दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आपके द्वारा चुने गए मुख्य विषय के अतिरिक्त सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। इसी को ध्यान में रखकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें परीक्षा पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 1। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विंडोज में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके चयनित आइटम को रिसाइकिल बिन में डाले बिना अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए, दूसरा है चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए, तीसरा है चयनित आइटम को रीनेम करने के लिए, या फिर चयनित आइटम का शॉर्टकट बनाने के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चयनित आइटम को रिसाइकिल बिन में डाले बिना अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए विंडोज में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों रिसाइकिल बिन में डिलीट की गई फाइल और दस्तावेज संचित यानी स्टोर हो जाते हैं, जहां से हम इन्हें फिर से प्रयोग में लाने के लिए रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब हम शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करते हैं तो इसमें रिसाइकिल बिन में डाले बिना ही उसको अस्थायी रूप से डिलीट कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लिक जैकिंग क्या है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है। क्लिक जैकिंग क्या है? ऑप्शन देखिए, वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक, दूसरा है 1 बिट सेकंड में डेटा भेजने और प्राप्त करने वाला एक साधन, तीसरा है यानी ऑप्शन सी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप, और ऑप्शन डी है किसी छवि को मॉनिटर पर दिखाने के लिए प्रयुक्त एक अंकीय प्रक्रिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक क्लिक जैकिंग कहलाती है। दोस्तों क्लिक जैकिंग एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है जिसमें वेब यूजर से किसी सामान्य से दिखने वाले वेब पेज पर क्लिक कराकर छल से उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ली जाती है और उनके कंप्यूटर का नियंत्रण भी प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है देखिए, भारतीय गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन है आपके 1998, 1999, सन 2000 या 2001। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, वर्ष 2001 में सुर साम्राज्ञी भारत कोकिला लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित भारतीय गायिका लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को निधन हुआ। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है देखिए, सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आपको बताना है। सेबी, आरबीआई, नाबार्ड या आईआरडीएआई। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सेबी द्वारा। दोस्तों सेबी क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो सारथी मोबाइल ऐप सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किया गया है और सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च करने का उद्देश्य प्रतिभूति बाजार पर सूचना प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखिए, ये बायोडाइवर्सिटी पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित है। सर्वाधिक जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, या फिर उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे बहुत सारे साथी जानते होंगे कि सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। और आप जान लीजिए कि इस क्षेत्र का विस्तार जो है वो 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पेड़ पौधों और प्राणियों के विकास और वृद्धि के लिए
अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान रहता है। इसी कारण इन्हें अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। और दोस्तों आप जान लीजिए कि ये सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा या एसिड रेन होती है कैसे? बादल तक पहुंचकर ठंडी होने वाली अम्ल वाष्प के कारण। दूसरा है कि वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण। तीसरा है बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, या फिर बिजली चमकने और बादल फटने के मध्य जलवाष्प और विद्युत आवेश के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है? दोस्तों आप जान लीजिए कि अम्ल वर्षा में सर्वाधिक योगदान जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड का भी जो है महत्वपूर्ण भाग होता है अम्ल वर्षा में। और अम्ल वर्षा आप जान लीजिए कि बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि SO2 होता है, ये जो प्रदूषक होते हैं इनके मध्य क्रिया के फलस्वरूप सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और आप जानते हैं कि जो कल कारखाने होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा कुछ कारखाने जो हैं वो नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तो जल और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और इसके परिणाम स्वरूप अम्ल वर्षा की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक क्या होता है? देखिए, चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, रेयान उद्योग या वस्त्र उद्योग। इसमें आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक कौन होता है? तो उत्तर है चमड़ा उद्योग से। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो औद्योगिक मलबा होता है उससे सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। और जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के लिए ये जो चमड़ा उद्योग है ये बहुत अधिक जिम्मेदार या उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में आपके अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और सूची 2 में इन अभयारण्यों में कौन से मुख्य संरक्षित वन्य पशु हैं इनके बारे में दिया गया है। तो आप जान लीजिए काजीरंगा, तो ये गैंडा के लिए मुख्य, जो काजीरंगा में मुख्य संरक्षित वन्य पशु है वो गैंडा है। गिर में शेर है। सुंदरवन का जो मुख्य संरक्षित पशु है वो बाघ है, जो सुंदरवन का रॉयल टाइगर है। और पेरियार में हाथी है। तो आप जान लीजिए कि काजीरंगा में मुख्य रूप से गैंडा का संरक्षण, गिर में शेर का, सुंदरवन में बाघ और पेरियार में हाथी मुख्य संरक्षित वन्य पशु है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? आप देखिए 4 3 1 2। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। 4 3 1 2 ऑप्शन सी सही विकल्प है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसमें बाघ आरक्षित क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में दिया गया है। देखिए, बुक्सा बिहार, दम्फा मिजोरम, नामेरी असम और नामदफा अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बुक्सा दोस्तों ये बिहार में नहीं बल्कि बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सुमेलित नहीं है, यही सही उत्तर हो जाएगा। दम्फा मिजोरम में है, नामेरी असम में और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बाघ आरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, इतिहास से है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुगल प्रशासन में मदद ए माश किसको इंगित करता है। ऑप्शन है चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन या बुआई कर। तो सही उत्तर है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए माश कहा जाता था और इसे सयूर गल भी कहा जाता था। और दान दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसका निरीक्षण सद्र करता था और सद्र का ये दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मदद ए माश, ये मुगल प्रशासन में विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि थी।
अगला प्रश्न है आधुनिक भारत के इतिहास खंड से है कि निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय। दोस्तों आप जान लीजिए कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसका मुख्य मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए और उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन जान लीजिए कि इसमें से मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। देखिए, बम्बई में, वर्धा में, लखनऊ में या त्रिपुरा में। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई थी और यहीं पर दोस्तों कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। तो आप जानते हैं शुक्र यानी वीनस। दोस्तों वीनस जो हमारा ग्रह है उसको भोर का तारा कहा जाता है और इसी को सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। शुक्र सूर्य के दूसरा निकटतम ग्रह है और रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकीला प्राकृतिक ग्रह है। समान आकार और द्रव्यमान के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, असम मीरी, नागालैंड कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश अप्तानी और मध्य प्रदेश लंबाडा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है मध्य प्रदेश में लंबाडा जनजाति नहीं पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि ये आंध्र प्रदेश, लंबाडा जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में नहीं। असम में मीरी जनजाति आप जान लीजिए, नागालैंड में कोन्याक और अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में लंबाडा जनजाति नहीं बल्कि ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निदेशक तत्वों या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट में शामिल हैं, आपको बताना है। पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। दूसरा है कि मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो इसमें आपको बताना है कि नीति निदेशक तत्वों में कौन शामिल है इन दोनों में से। तो उत्तर हो जाएगा केवल 2, यानी मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। जबकि आप जान लीजिए कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध ये फंडामेंटल राइट्स है मानव का, भारतीय नागरिकों का। तो आप जान लीजिए कि ये जो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है ये मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल हैं अनुच्छेद 23(1) के तहत, और केवल कथन 2 सही है और ये जो है नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म किससे संबंधित है, आपको बताना है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक स्वतंत्रता से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है जनहित याचिका, जिसको हिंदी में शॉर्ट में जहिया भी कहा जाता है, जनहित याचिका या PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये दोस्तों भारत में जो न्यायिक सक्रियता है ये PIL यानी जनहित याचिका से शामिल है और जनहित प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की वाहक के रूप में उभरी है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य व्यवस्था से ही है, आप देख सकते हैं। कथन और कारण पर आधारित ये प्रश्न है। कथन है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के
किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल सही है। और कारण है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें, सही उत्तर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों करता है तो आप जान लीजिए दोस्तों कि अनुच्छेद 368 के अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए संसद जो है अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान में किसी उपबंध को बढ़ा सकती है, परिवर्तन कर सकती है या उसको हटा सकती है। लेकिन इसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि जो भारत की संसद यानी पार्लियामेंट है, ये भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। इसी कारण ये अधिकार संसद को प्राप्त है। वो अलग बात है कि भारत की संसद संविधान के जो आधारभूत संरचना है उसमें बदलाव नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसके लिए कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है डाक से प्रेषित प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है देखिए दोस्तों, द्वितीयक स्रोत, वैयक्तिक स्रोत, प्राथमिक स्रोत या तृतीयक स्रोत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राइमरी सोर्सेज। आप जान लीजिए दोस्तों, डाक से प्रेषित प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार और सामूहिक प्रश्नावली ये शोध के प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है शोध रिपोर्ट यानी रिसर्च रिपोर्ट में दी गई जो ग्रंथ सूची है और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है, शोधकर्ता के विशद ज्ञान को दर्शाती है, रिपोर्ट को प्रामाणिक बनाती है या रिपोर्ट का वैकल्पिक भाग है। तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? शोध रिपोर्ट में जो बिबिलियोग्राफी दी जाती है उसके लिए कौन सा उत्तर आपका सही होगा आपको बताना है। तो सही उत्तर है और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। आप जान लीजिए दोस्तों, बिबिलियोग्राफी यानी जो ग्रंथ सूची होती है वो आगे के शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है और वह कृति जिसमें ग्रंथों की सूची दी गई हो जो किसी एक विषय से संबंधित हो, वो किसी एक समय में प्रकाशित हुए हों, बिबिलियोग्राफी कहलाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों शोध अभियोग्यता से ही है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सिलेबस में है सामान्य अध्ययन के। तो इसमें पूछा गया है कि कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? ऑप्शन देखिए, सहसंबंधात्मक शोध, तुलनात्मक शोध, सर्वेक्षणात्मक शोध या प्रायोगिक शोध। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर प्रायोगिक शोध ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि सहसंबंधात्मक शोध, तुलनात्मक शोध और सर्वेक्षणात्मक शोध अप्रायोगिक शोध हैं जो वर्णनात्मक शोध का प्रकार है और वर्णनात्मक अनुसंधान से सामाजिक समस्याओं का अपेक्षाकृत अधिक व्यापक और गहन अध्ययन किया जा सकता है। प्रायोगिक शोध में अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र चर और आश्रित चरों के मध्य कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है, अन्य अनुसंधानों से प्राप्त परिणामों की जांच करता है और उपकल्पनाओं का वस्तुनिष्ठ परीक्षण करता है। अगला प्रश्न है सिस्टम यूनिट। दोस्तों सिस्टम यूनिट क्या होता है या क्या करता है उसके बारे में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, सिस्टम यूनिट इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कोऑर्डिनेट करता है, कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है या फिर डेटा कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है। तो इसमें कौन सा सही है सिस्टम यूनिट के बारे में? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, सिस्टम यूनिट कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे गए होते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि सिस्टम यूनिट पर्सनल कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और ये एक प्रकार का कंटेनर या बॉक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अवयव रखे गए होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में चेसिस, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, बस, पोर्ट इत्यादि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कंप्यूटर से ही है कि कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? कौन सी की या कौन सा बटन जो होता है दोस्तों ये बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है? तो आप जानते हैं बैक स्पेस, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बैक स्पेस जो होता है दोस्तों ये कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है और डिलीट की कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, फॉन्ट किसे कहते हैं? फॉन्ट कंप्यूटर की एक भाषा, कंप्यूटर का एक पुर्जा, कंप्यूटर के अक्षर या अंकों का आकार, या कंप्यूटर का प्रिंटर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फॉन्ट जो है कंप्यूटर के अक्षर या अंकों का आकार होता है। आप जान लीजिए दोस्तों, फॉन्ट कंप्यूटर के अक्षर या अंकों का आकार होता है। ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है, लेकिन विभिन्न भाषाओं में मुद्रण कार्य या टाइपिंग के लिए इसका जो संगत फॉन्ट होता है वो निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 24 मई 2022 को क्वाड प्रमुखों का चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? टोक्यो, कैनबरा, दिल्ली या न्यूयॉर्क? तो सही उत्तर है टोक्यो में आयोजित किया गया था क्वाड प्रमुखों का चौथा शिखर सम्मेलन। और आप जान लीजिए क्वाड में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से ही शामिल है। प्रश्न है कि 23-24 जून 2022 को किस देश की मेज़बानी में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 वर्चुअली आयोजित किया गया था? तो उत्तर है चीन। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी चीन है। और 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 चीन में 23-24 जून 2022 के बीच वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया था। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, जिसको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कहते हैं, वर्ष 2022 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 136। तो आप देख सकते हैं 136वां स्थान था मार्च 2022 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में। सबसे अधिक खुश देश फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड, चौथे पर स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड, और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भारत का इस सूची में 136वां स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन, या फिर देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंध? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है विदेशी व्यापार का नियमन। आप जान लीजिए दोस्तों, करेंसी का नियमन, क्रेडिट यानी साख का नियमन और देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली और प्रबंध का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, लेकिन विदेशी व्यापार का नियमन नहीं करता है। तो विदेशी व्यापार का नियमन कौन करता है, आप बताइए दोस्तों? विदेशी व्यापार का नियमन जो है वो भारत का वाणिज्य मंत्रालय करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरबीआई विदेशी व्यापार का विदेशी व्यापार का नियमन नहीं करता है, बल्कि ये वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? प्रश्न पूछा गया है, नगरीय या अर्बन क्षेत्रों में जो गरीब बीपीएल परिवार हैं, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं, उनकी पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तेंदुलकर समिति, सक्सेना समिति, लकड़वाला समिति या हाशिम समिति? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रोफेसर SR हाशिम समिति। ऑप्शन डी है सही उत्तर। और आप जान लीजिए कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों की पहचान के लिए प्रोफेसर SR हाशिम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2012 में, दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की गई थी। और इसमें शहरी गरीबों की पहचान के लिए 3 आधार लिए गए थे: आवासीय कमजोरी यानी रहने के लिए सुविधा न होना, सामाजिक कमजोरी, और पेशाजनक कमजोरी यानी रोजगारजनक कमजोरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उपशीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था? ऑप्शन देखिए, राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग? तो सही उत्तर है कोठारी आयोग। दोस्तों आप जान लीजिए कि कोठारी शिक्षा आयोग वर्ष 1964 से 1966 इसने राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा के उपशीर्षक से 1966 में अपनी रिपोर्ट दी, और कोठारी आयोग के अध्यक्ष उस समय के यूजीसी अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे, और ये आयोग माध्यमिक शिक्षा पर मुख्य रूप से केंद्रित था।
अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 30 है कि एक अध्ययन तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है, इसको किस शोध के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। एक अध्ययन है कि तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है, इसको किस शोध के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके विवरणात्मक शोध, व्याख्यात्मक शोध, सहसंबंधात्मक शोध या साध्यता शोध। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्याख्यात्मक शोध। दोस्तों आप जान लीजिए कि तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ना व्याख्यात्मक शोध के अंतर्गत आता है। व्याख्यात्मक शोध उन कारणों को स्थगित करने के लिए किया जाता है जब किसी विशेष घटना की उत्पत्ति होती है, इसमें कार्य कारणात्मक संबंध पाया जाता है। व्याख्यात्मक शोध में प्राकल्पना दो या अधिक परिवर्तनों के बीच संबंध को व्यक्त करती है और शोध प्रारूप इस सहसंबंध के पहलू निश्चित करते हैं। इस सहसंबंध में कार्य कारणात्मक पहलू में भ्रम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने कौन सा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको आप अलग से तैयार करते चलिएगा, क्योंकि जब ये परीक्षा आयोजित की जाएगी तो उस समय से 6 से 8 महीनों के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनका अध्ययन करना, उनको तैयार करना ज़रूरी होता है। इसमें जो प्रश्न शामिल हैं वो करंट के जो अभी फ़िलहाल के क्वेश्चंस हैं उनको शामिल किया गया है, लेकिन इसके लिए आपको परीक्षा डेट का इंतज़ार करना होगा। जब ये परीक्षा आयोजित होगी तो उस समय से लेकर पिछले 6 से 8 महीनों के करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होते हैं। शेष जो स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं वो आपके लिए हमेशा आगे की परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना कारगर है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको कितना समझ में आया और इसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, हमें आपके सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में आमंत्रित करते हैं हम। आप ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।